हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आज के इस वीडियो में हम करेंगे कवर 3 टॉपिक्स: कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और एक कंटिन्यूइंग गारंटी। बहुत सिंपल से टॉपिक हैं लेकिन इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसको समझ के पढ़ेंगे तो बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन 124, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्या आता है? सेक्शन 124। इसको याद करने का मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ। 1 2 का 4, तो 1 2 का 4 इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, 1 2 का 6 इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और 129 इज कंटिन्यूइंग गारंटी। तो 124 इज इंडेमनिटी, 126 इज गारंटी और 129 इज कंटिन्यूइंग गारंटी। मैं आपके लिए लिख देता हूं, देखिए। तो आपको दिख रहा होगा, अब आपको दिख रहा होगा सेक्शन 124 इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, 126 इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और सेक्शन 129 इज कंटिन्यूइंग गारंटी। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग ये क्या है, 124 क्या है, 126 क्या है, 129 क्या है, इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, गारंटी का मतलब क्या होता है। एक बार मैं आपको एकदम इजी भाषा में समझा देता हूं और उसके बाद हम लोग प्रेजेंटेशन के हिसाब से समझ लेंगे। चलिए 124 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या करती है? प्रॉमिस करती है कि कल को उसको कोई नुकसान होगा तो उस नुकसान की भरपाई वो कर देगा। सिंपल भाषा में समझे तो आपने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का नाम सुना होगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस? मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। मैंने अपनी कार का इंश्योरेंस लिया, मैंने इंश्योरेंस कंपनी से अपनी कार का इंश्योरेंस लिया। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का होगा? 1 साल का इंश्योरेंस होगा, जिसमें मैं क्या भरूंगा? प्रीमियम भरूंगा। और इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्या देगी? एक वादा देगी, एक प्रॉमिस देगी कि 1 साल के अंदर मेरी कार को कुछ भी होता है तो उसको ठीक करने का या उसको वापस से वैसी कंडीशन में लाने का खर्चा कौन करेगी? इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इंश्योरेंस कंपनी कभी भी हमको लॉस से बचा नहीं सकती। कहने का मतलब वो हमारा एक्सीडेंट रोक नहीं सकती, लेकिन कल को कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो नुकसान होगा उसका रीइंबर्समेंट इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है या उसका पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें 2 पार्टीज होती है, एक जो प्रॉमिस करता है, एक जो प्रॉमिस लेता है। सिंपल है। तो 2 पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी को कि वो उसको नुकसान से बचाएगी। भले ही वर्ड क्या है, नुकसान से बचाएगी, लेकिन एक्चुअल टर्म्स में वो लॉस से बचा नहीं सकती, वो सिर्फ मॉनेटरी लॉस को रीइंबर्स कर सकती है। क्लियर है? तो अगर इंग्लिश में ये डेफिनेशन समझे तो ये डेफिनेशन है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज इन विच वन पार्टी promises to save other party. One party promises to save other party from the loss caused by the conduct of promiser himself or by the conduct of any other person. मतलब वो नुकसान से हमको बचाएगी, चाहे वो नुकसान उसकी वजह से हुआ हो या किसी और की वजह से हुआ हो, इररिलेवेंट है, पर वो नुकसान से बचाएगी। मैंने आपको वापस बताया, नुकसान से बचाने का ये मतलब नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी हमारा एक्सीडेंट रोक सकती है। उसका सिर्फ ये मतलब है कि कल को एक्सीडेंट होता है तो उसका जो भी लॉस होता है, मॉनेटरी लॉस, उसको मॉनेटरी लॉस को रिकवर करने की कोशिश कर सकती है इंश्योरेंस कंपनी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पार्टीज इन विच वन पार्टी प्रॉमिसेस टू सेव अदर पार्टी फ्रॉम द लॉस caused by the conduct of promiser himself or by the conduct of any other person. सिंपल, एकदम इजी सी डेफिनेशन है। ये आपको प्रेजेंटेशन में थोड़ी देर बाद दिख जाएगी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके याद भी कर सकते हैं, और अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो तो अभी याद हो ही जाएगी। तो एक बार वापस पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पार्टीज इन विच वन पार्टी प्रॉमिसेस टू सेव अदर पार्टी फ्रॉम द लॉस caused by the conduct of promiser himself or by the conduct of any other person. क्लियर? ये हो गई डेफिनेशन। हमने पढ़ा कि डेफिनेशन में कितनी पार्टीज आती है? 2 पार्टीज आती है। एक जो प्रॉमिस करती है, इंडेमनीफायर, और जिसको प्रॉमिस किया उसको बोलते हैं इंडेमनिटी होल्डर। जो इंश्योरेंस कंपनी होती है मेरे एग्जांपल में, वो इंडेमनीफायर होती है, और अगर मैंने इंश्योरेंस लिया है तो मैं क्या हो गया? इंडेमनिटी होल्डर हो गया। तो 2 ही पार्टीज होती है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी
एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है कि अगर जिस पर्सन ने आपसे उधार लिया है वो अगर रीपे नहीं कर पाया तो मैं कर दूंगा। सिंपल भाषा में बात करें तो फॉर एग्जाम्पल ए ने लोन लिया किससे, बी से, और सी ने उसको प्रॉमिस किया कि अगर ए लोन नहीं चुका पाया तो सी उसका लोन चुका देगा। किसने प्रॉमिस किया, सी ने, किसको, बी को। सिंपल है। तो इसका मतलब इसमें कितनी पार्टीज हो गई, 3 पार्टीज हो गई। अगर और इजी डेफिनेशन या और इजी भाषा में समझना हो तो समझते हैं। मिस्टर ए लोन लेते हैं किसके पास, मिस्टर बी के पास, लेकिन मिस्टर बी ना बोल देते कि नहीं मैं लोन नहीं दूंगा तेरे को, क्यों, क्योंकि मेरे को तेरे पे ट्रस्ट नहीं है। तो मिस्टर ए मेरे पास आते हैं कि सर क्या आप मेरी गारंटी ले सकते हो कि अगर मैं लोन नहीं चुका पाया तो आप चुका देंगे। मैं मिस्टर ए को अच्छे से जानता हूं, तो मैं चला गया मिस्टर बी के पास और उसको बोला कि आप लोन दे दीजिए मिस्टर ए को, गारंटी मैं लेता हूं कि अगर मिस्टर ए लोन ना चुका पाए तो मैं चुका दूंगा। तो मैं कौन हो गया, गारंटर हो गया, लेकिन इस भाषा में हम लोग बोलेंगे मैं हो गया श्योरिटी। मैं कौन हो गया, श्योरिटी। मैंने श्योरिटी दी है कि हाँ भाई मैं लोन चुका दूंगा अगर मिस्टर ए लोन नहीं चुका पाते हैं तो। क्लियर है। मिस्टर बी के बुक्स के लिए मिस्टर ए कौन हो गए, डेटर हो गए जिससे उनको पैसे लेने हैं, और मिस्टर ए के लिए मिस्टर बी कौन हो गए, क्रेडिटर हो गए जिसको पैसे देने हैं। सिंपल है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में 3 पार्टीज आती है, एक वो जो पैसा लेता है, एक वो जो पैसा देता है, और एक वो जो गारंटी देता है कि अगर जिसने पैसे लिए हैं वो नहीं दे पाया तो मैं उसके बदले दे दूंगा। सिंपल है। तो कितनी पार्टीज होती हैं, 3 पार्टीज होती हैं। अब इसको, इस डेफिनेशन को समझते हैं इंग्लिश में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सेक्शन आता है 126। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी इन केस ऑफ डिफॉल्ट। क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक कॉन्ट्रैक्ट है, काय का कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं परफॉर्म करूंगा प्रॉमिस, टू परफॉर्म द प्रॉमिस, और डिस्चार्ज द लायबिलिटी कि लायबिलिटी मैं डिस्चार्ज करूंगा, डिस्चार्ज द लायबिलिटी किसकी, थर्ड पार्टी की, ऑफ थर्ड पार्टी इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर वो नहीं कर पाया तो। मैंने क्या बोला, मिस्टर ए पहले चुकाएंगे, अगर वो नहीं चुका पाए तो उसके बदले मैं चुका दूंगा, तो उसको बोलते हैं इन केस ऑफ डिफॉल्ट। तो डेफिनेशन कितनी इजी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी इन केस ऑफ डिफॉल्ट, टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर वो नहीं चुका पाए तो। सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको बोलते हैं सेक्शन 126। क्या चीज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सिंपल है। अब आती है सेक्शन 129, कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता है, ऐसी गारंटी जो एक बार दी गई है लेकिन बार बार ट्रांजैक्शन के लिए यूज होने वाली है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। फॉर एग्जाम्पल एक मैच होता है तो उसको मैच बोलते हैं, क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान का एक मैच हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, मैच। लेकिन अगर एक मैच नहीं है, 5 मैच है, तो वो 5 मैच की क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। क्या बन जाती है, सीरीज। तो वैसी ही गारंटी जो एक बार के लिए नहीं है, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए होता है, उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूइंग गारंटी। अ गारंटी विच एक्सटेंड्स टू सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी। A guarantee which extends to series of transactions is called continuing guarantee. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं पहले जॉब करता था, तो जहाँ पे मैं जॉब करता था उसके जस्ट बाजू में एक शोरूम था, एक गारमेंट्स का शोरूम था, जहाँ पे कुर्तीज, जीन्स, टॉप एंड सो ऑन मिलता था, सिर्फ गर्ल्स का। मेरी बहन एक बार मेरे को मिलने आई, उसने बोला कि बाजू में जो शोरूम है वहाँ से मुझे कुछ शॉपिंग करनी है तो मैं कर लूँ क्या। मैं बोला हाँ तू कर ले। तो वो गई, उसने कुछ शॉपिंग की और उस भैया को बोल दिया कि आप पेमेंट मेरे भाई से ले लेना, वो बाजू में ही जॉब करता है। ठीक है, मैंने बोला ठीक है। मेरे को एक बार उसने बुलाया कि हाँ भाई आप जिसको जानते हैं, बोला हाँ मेरी बहन है, आप दे दो इसको, पेमेंट मैं कर दूंगा। ये एक बार की बात थी। होना क्या चाहिए था, मैंने सिर्फ एक बार गारंटी दी थी, लेकिन मेरी बहन ने क्या किया, हर महीने जाती थी, शॉपिंग करती थी और बोलती थी पेमेंट मेरे भाई से ले लेना। तो एक बार की गारंटी होती है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होती है, लेकिन
उसने एक बार के लिए नहीं बोली, हर बार हर महीने ये सिलसिला चलता रहा। जो सिलसिला चलता है उसको बोलते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। तो ऐसी गारंटी जो एक बार के लिए नहीं होती, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए होती है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। तो डेफिनेशन कितनी इजी हो गई, अ गारंटी विच एक्सटेंड्स टू सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी। A guarantee which extends to series of transactions is called continuing guarantee. अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस किसके बीच में, इंडेमनिटी और गारंटी के बीच में। क्या डिफरेंस होता है इंडेमनिटी और गारंटी के बीच में, हम लोग वो समझते हैं। बहुत इजी सा डिफरेंस है जिसमें आपने पहला पॉइंट तो याद कर ही लिया है, जो होता है डेफिनेशन। क्या होती है डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी promises to save other party from the loss caused by the conduct of promisor himself or by the conduct of any other person. और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी इन केस ऑफ डिफॉल्ट। ये हो गया पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जो हो गया डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट भी आपको आता ही है, जो होती है नंबर ऑफ पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कितनी पार्टीज होती है, दो। मैंने आपको बताया था, जो प्रॉमिस करता है और जिसको प्रॉमिस किया जाता है। तो एक होता है इंडेमनीफायर, एक होता है इंडेमनिटी होल्डर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटीज में अभी आपने पढ़ा था कितनी पार्टीज थी, तीन पार्टीज थी, प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल क्रेडिटर और एक श्योरिटी, जो पैसा लेता है, पैसा देता है और जिसने गारंटी दी है। सिंपल। तीसरा आता है कितने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में सिर्फ दो ही पार्टीज हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट भी कितने होंगे, सिर्फ एक। दो पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन इनफ। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटीज में कितनी पार्टी है, तीन पार्टी है। जब पार्टीज तीन हैं तो कॉन्ट्रैक्ट भी तीन होंगे, एक श्योरिटी और डेटर के बीच में, एक श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में, एक डेटर और क्रेडिटर के बीच में। सिंपल, तो तीन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। क्लियर है। चौथा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बहुत इजी सा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दोनों पार्टीज का मेजर होना, दैट इज 18+ होना जरूरी है। दोनों पार्टीज का मेजर होना जरूरी है, दोनों पार्टीज का केपेबल होना कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए जरूरी है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ऐसा होता नहीं है। जो श्योरिटी है वो अगर प्रिंसिपल डेटर मतलब बड़ा है, 18+ है, ऐसा है जो मेजर है, तो वो अगर श्योरिटी अगर 18+ है तो प्रिंसिपल डेटर जो पैसा ले रहा है वो छोटा भी हुआ तो चलेगा, क्योंकि अगर वो नहीं दे पाया तो श्योरिटी तो है ही देने के लिए, तो श्योरिटी का मेजर होना यहाँ पे जरूरी है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है, मेरे को बताइए। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी हमको वादा करती है कि हमको लॉस से बचाएगी, तो उसको बोलते हैं रीइंबर्समेंट ऑफ लॉस। क्या होता है, रीइंबर्समेंट ऑफ लॉस। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मेन पर्पस होता है रीइंबर्समेंट ऑफ लॉस। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मेन पर्पस होता है कि जो पैसा दे रहा है, उधार दे रहा है, उसको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि जो पैसा ले रहा है वो अगर नहीं भी चुका पाया तो कौन, श्योरिटी चुका देगा। तो एक्स्ट्रा गारंटी देना, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देना, एक्स्ट्रा सेफ्टी कुशन देना, किसको, जो पैसा दे रहा है उसको। ये मेन पर्पस होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का। क्लियर है। आगे लायबिलिटी कैसी होती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में प्राइमरी लायबिलिटी होती है, क्योंकि दो ही पार्टीज होती है। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी कैसी है, प्राइमरी है, कि मेरे को कोई भी नुकसान होगा तो लॉस कौन भुगतेगा, इंश्योरेंस कंपनी। ऐसा नहीं है कि वो नहीं भुगत पाया तो कोई और भुगत पाया, तो प्राइमरी लायबिलिटी होती है। कैसी लायबिलिटी होती है, प्राइमरी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में दोनों होती है। जो पैसा ले रहा है, जिसने पैसा उधार लिया है, उसकी तो लायबिलिटी प्राइमरी है, क्योंकि पहले तो वो ही चुकाएगा। लेकिन अगर वो नहीं चुका पाया तो कौन चुकाएगा, श्योरिटी। तो श्योरिटी की लायबिलिटी कैसी हुई, सेकेंडरी हुई, कि अगर प्रिंसिपल डेटर नहीं चुका पाया तो मुझे चुकाना पड़ेगा, तो मेरी लायबिलिटी हो गई सेकेंडरी, दैट इज श्योरिटी की सेकेंडरी, और जिसने लोन लिया है उसकी लायबिलिटी कैसी होती है, प्राइमरी। क्लियर है। और लास्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में रिक्वेस्ट का नोशन नहीं होता। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट का मतलब इंश्योरेंस कंपनी को मैं रिक्वेस्ट नहीं करना, प्लीज मेरा क्लेम पास कर दो, मैंने प्रीमियम भरा है भाई, मैं रिक्वेस्ट नहीं करने वाला, नहीं वो मेरे को रिक्वेस्ट करने वाला कि प्रीमियम टाइम पे भरो। भाई रिक्वेस्ट कहाँ से आएगा, वाटर ही होता है, दो पार्टीज है, दोनों की लायबिलिटी प्राइमरी है, तो रिक्वेस्ट का नोशन आता ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में रिक्वेस्ट का नोशन आता है। जो लोन ले रहा होता है वो ऑफन रिक्वेस्ट करता है, किसको, श्योरिटी को, प्लीज मेरी श्योरिटी ले लो, मेरी गारंटी ले लो, क्योंकि उसके बिना मेरे को लोन मिलने वाला नहीं है। तो देयर इज ऑलवेज अ रिक्वेस्ट नोशन। जो लोन लेता है, जो प्रिंसिपल डेटर है, वो हमेशा रिक्वेस्ट करता है, किसको, श्योरिटी को, कि प्लीज मेरी गारंटी ले लीजिए। सिंपल है, एकदम इजी सा टॉपिक था। एक बार यही चीज हम लोग प्रेजेंटेशन के साथ पढ़ लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कैसे लिखना है आपको ये आइडिया आ जाए।
ठीक है ना। तो आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि आपको नोट्स बनाने में आपको अच्छा रहे, आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाए, आपको याद करने में भी अच्छा रहे, क्योंकि मैंने अभी आपको जो बोला है वो आप बार बार सुन तो सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसको रीड भी करना है तो नोट्स मैंने आप लोगों के लिए ही बनाए हैं, तो प्लीज़ नोट्स में से आप रीड भी कर पाएंगे बार बार। ठीक है, तो चलिए एक बार प्रेजेंटेशन देखिए। अभी आपको डेफिनेशन दिख रही होगी सेक्शन 124 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की। क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी promises to save other party from the loss caused to him by the way of promiser himself or by the conduct of any other person। सिंपल है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जिसमें दो पार्टीज आती है। पहला हो गया इंडेमनीफायर जो लॉस पे करने का वादा करता है, और जिसको मैंने प्रॉमिस किया उसको बोलते हैं इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर, जिसको प्रॉमिसी भी बोल सकते हैं। क्लियर है। दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होती है? इट इज द कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस, दिख रहा है, परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी इन केस ऑफ इज डिफॉल्ट। अगर वो लोन नहीं चुका पाया तो मैं चुकाऊंगा, इसलिए इन केस ऑफ डिफॉल्ट वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। द पर्सन हु गिव्स द गारंटी, जो पर्सन गारंटी देता है उसको बोलते हैं श्योरिटी। द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम, जिसके बिहाफ पे गारंटी दिया उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर, मतलब जिसने लोन लिया है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर, और जिसने लोन दिया है उसको बोलते हैं क्रेडिटर। जिसको लोन दिया गया, जिसने लोन दिया है, जिसको गारंटी दी गई है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्रेडिटर। सेक्शन आता है 126। अब आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, मैंने आपको बताया था पहला पॉइंट हमेशा डेफिनेशन आती है, वो अभी हमने पढ़ ली, वो आप लिख सकते हैं पहले पॉइंट में। दूसरा पॉइंट, दो पार्टीज आती है इंडेमनिटी में, गारंटी में तीन पार्टीज आती है, तीनों का नाम लिख दिया, दोनों का नाम लिख दिया ब्रैकेट में। लायबिलिटी, यहाँ पे लायबिलिटी कैसी होती है? प्राइमरी होती है, मैंने आपको बताया था लायबिलिटी कैसी होती है यहाँ पे, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में प्रिंसिपल पीडी, यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी कैसी होती है? प्राइमरी, लेकिन श्योरिटी की क्या होती है? सेकेंडरी। यहाँ पे एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिस्पेक्टिव पार्टीज का नाम लिख दिया। रिक्वेस्ट, यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट का नोशन होता नहीं है। क्यों? मैं कोई इंश्योरेंस कंपनी को रिक्वेस्ट नहीं करने वाला, प्लीज़ मेरा क्लेम पास करो। वो उसका काम है क्लेम पास करना, वो करेगी। मैंने प्रीमियम टाइम पे भरा है तो वो अपना क्लेम पास करने वाली है, तो कोई रिक्वेस्ट का नोशन होता नहीं है। और यहाँ पे रिक्वेस्ट का नोशन होता है, जनरली प्रिंसिपल डेटर रिक्वेस्ट करता है श्योरिटी को कि प्लीज़ उसके बिहाफ पे आप गारंटी दे दें। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ का मेन पर्पस क्या होता है? कंटिजेंसी। मैंने आपको बताया यहाँ पे रीइंबर्समेंट ऑफ लॉस होता है, वही लिखा है लायबिलिटी ऑफ इंडेमनिटी ओनली ऑन हैपनिंग ऑफ कंटिजेंसी। अगर लॉस हुआ तो ही इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, अदरवाइज पैसा देने वाली नहीं है। तो यहाँ पे कंटिजेंसी होती है, अगर लॉस हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी हमको लॉस से बचाएगी। अगर लॉस हुआ ही नहीं, समझ लो कि 1 साल का मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था इंश्योरेंस का और 1 साल कंप्लीट हो गया और मेरा कोई कार का एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, तो इंश्योरेंस कंपनी कोई पैसा देने वाली नहीं है। और यहाँ पे देयर इज यूजुअली एन एग्जिस्टिंग डेट, यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेट होता ही है, मैंने लोन लिया हुआ है, उसके बदले में गारंटी दिया, तो इसको एग्जिस्टिंग डेट बोलते हैं। मतलब प्रिंसिपल क्रेडिटर को तो पैसा मिल ही जाएगा, या तो कौन दे देगा? प्रिंसिपल डेटर। अगर वो नहीं भी दे पाए तो कौन दे देगा? श्योरिटी दे देगा। तो एक एग्जिस्टिंग डेट है कि या तो प्रिंसिपल डेटर पेमेंट करने वाला है या तो श्योरिटी करने वाली है। क्लियर है। पर्पस, यहाँ पे पर्पस होता है रीइंबर्समेंट ऑफ लॉस, और यहाँ पे मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देना, किसको? क्रेडिटर को। सिंपल, बहुत इजी सी डेफिनेशन है, बहुत इजी सा डिफरेंस है। और लास्ट, कंटिन्यूइंग गारंटी की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, वही लिखा हुआ है, अ गारंटी विच एक्सटेंड्स टू सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी। क्लियर? मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, गारंटी क्या होता है, कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता है। ईजी, बहुत ही ईजी सा टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आने वाला ही है। इंडेमनिटी और गारंटी के बीच में डिफरेंस या फिर डेफिनेशन, और शॉर्ट आंसर में बहुत बार पूछा गया है कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये ईजिली समझने में हेल्प हो सके। और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, बस काफ़ी है, बाय बाय।